गुड मॉर्निंग, मैं वीरेंद्र चौधरी। पॉलिटिकल साइंस के कुछ क्वेश्चन हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिनको हम सोल्व करते हैं। तो इस प्रकार से क्वेश्चन शुरू करते हैं। आप एक बार इस क्वेश्चन को देखिएगा। इसमें लिखा है संघ की कार्यपालिका शक्ति, संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है, यानी कौन ऐसा व्यक्ति है जो संघ की कार्यपालिका शक्ति का हेड होता है, जिसको हम हेड ऑफ स्टेट भी कहते हैं। तो देखिए इसमें लिखा है संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है। आपके पास विकल्प है राष्ट्रपति, आपके पास प्रधानमंत्री, आपके पास मंत्रिपरिषद और आपके पास संसद। हम इनको एक एक करके देखना शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं संसद। संसद का आर्टिकल है 79। किसका आर्टिकल है? संसद का। फिर अगर हम आपके सामने देखते हैं तो देखिएगा, एक हम प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, इन दोनों के आर्टिकल को देखते हैं तो आर्टिकल 74 और आर्टिकल 75, इनमें प्रावधान है प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद का। फिर लिखा है राष्ट्रपति। हालांकि राष्ट्रपति का जो प्रावधान है ना, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, उसके लिए एक आर्टिकल है जिसको कहते हैं 52। लिखा है 52 में भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अच्छा, इस सवाल को सोल्व करने से पहले हम एक बार भारत के राष्ट्रपति जो है ना, उसके उपनाम देखते हैं कि भारत के राष्ट्रपति को हम किस किस नाम से जानते हैं। तो जरा आप इसके सामने एक बार देखिएगा, हम भारत के राष्ट्रपति के कुछ उपनाम पढ़ रहे हैं, तो उससे ये प्रश्न सोल्व हो पाएगा। अच्छा, हम इससे पहला कहते हैं भारत का प्रथम नागरिक। भारत का जो राष्ट्रपति होता है, भारत का प्रथम नागरिक होता है, ये पहला। इसके बारे में आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए। इसको देखने के बाद में ही आप इस प्रश्न को सोल्व कर पाओगे। अच्छा, दूसरा ही देखिएगा, इस व्यक्ति को एक नाम से और जानते हैं, इसको कहते हैं संघ की कार्यपालिका शक्ति। ये देखिएगा क्या लिखा है, संघ की कार्यपालिका का अध्यक्ष। और आपका प्रश्न भी देख लीजिएगा, ये लिखा हुआ है संघ की कार्यपालिका शक्ति। और थोड़ा सा आगे चलते हैं तो इसको जरा सा हम और देखते हैं, तो जरा एक बार इसको देखिएगा। फिर इस आदमी को अगर हम दूसरे नाम से जानते हैं तो इसको कहते हैं नाम मात्र कार्यपालिका शक्ति। कैसी शक्ति? नाम मात्र कार्यपालिका, नाम मात्र कार्यपालिका का अध्यक्ष। और ये भी कौन होता है? राष्ट्रपति। फिर इसी राष्ट्रपति को हम एक नाम से और जानते हैं, इसी को कहते हैं राष्ट्राध्यक्ष। क्या कहते हैं? राष्ट्राध्यक्ष या राष्ट्राध्यक्ष, या इसी को हम एक नाम से जानते हैं हेड ऑफ स्टेट। हेड ऑफ स्टेट हम इसको बोल देते हैं। और इसी व्यक्ति को हम एक नाम से और जानते हैं जिसको कहते हैं राज्याध्यक्ष। क्या कह देते हैं? राज्याध्यक्ष। तो ये सारे नाम, इसी को एक नाम और भी अगर हम दें तो इसको हम दे सकते हैं संवैधानिक अध्यक्ष, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रेसिडेंट, हम इसको नाम दे सकते हैं। अच्छा, ये सारे जो नाम आपके सामने दिखाई दे रहे हैं ना, जैसे भारत का प्रथम नागरिक, संघ की कार्यपालिका अध्यक्ष, नाममात्र कार्यपालिका अध्यक्ष, राष्ट्रीय हेड ऑफ स्टेट और राज्याध्यक्ष और संवैधानिक अध्यक्ष, ये सारे नाम इंडियन प्रेसिडेंट के हैं, भारत के राष्ट्रपति के नाम हैं। लेकिन आप इस प्रश्न को जरा ध्यान से देखिएगा, संघ की कार्यपालिका शक्ति। अच्छा, ये जो भारत का राष्ट्रपति होता है ना, इसका संबंध संघ सरकार से ही होता है। कौन सी सरकार से होता है? संघ सरकार से। और आपका प्रश्न भी देखिएगा, ध्यान क्या लिख रहा है? संघ की कार्यपालिका। और संघ की कार्यपालिका आपको ये दिखाई दे रही है, इसका मतलब संघ की कार्यपालिका का जो अध्यक्ष होता है वो राष्ट्रपति होता है, और सारी शक्तियां जो निहित होती है ना, वो भी किसमें होती है? राष्ट्रपति में। इसका मतलब आपका जो पहला प्रश्न है वो प्रश्न है संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है, तो संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। और इसका भी एक आर्टिकल समझिएगा, और इसका एक आर्टिकल है जिसको कहते हैं 53। हालांकि आर्टिकल 53 को भी हम देखें तो आर्टिकल 53 के दो भाग हैं। एक तो आर्टिकल 53 का ये वाला भाग है जिसमें ये बात लिखी हुई है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, और एक आप अनुच्छेद 53 को अगर अलग तरीके से दूसरा हिस्सा और पढ़ते हो तो इसमें लिखा है कि जो तीनों सेनाएं हैं ना भारत की, उन तीनों सेनाओं का सुप्रीम कमांडर जो होता है वो भारत का राष्ट्रपति होता है। और वो बात कौन से आर्टिकल में लिखी है? अनुच्छेद 53 में। इसका मतलब संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होगी? इसका सही आंसर है कौन सा? राष्ट्रपति। अब इस प्रकार से हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और आप देखिएगा ध्यान से। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है, जरा ध्यान से देखिएगा।
इस क्वेश्चन में क्या है वो आप देखिएगा। इसमें लिखा है भारत में कार्यपालिका अध्यक्ष कौन होता है, और इस बात को समझने के लिए आप सीधे पिछले क्वेश्चन पे चलते हैं जहां हमने आपको कराया है। जैसे देखिएगा पिछले नंबर का जो क्वेश्चन है उस पे हम चलते हैं और देखिएगा ध्यान से आप इस पे ऐसे पिछले जो क्वेश्चन है उस पे हम चलते हैं। तो जरा एक बार ध्यान से हम इसको देखते हैं। पिछला जो क्वेश्चन है, अच्छा पिछले क्वेश्चन पे ये देखो अपन पहुंच रहे हैं वहां। हाँ ये देखो, ये देखिएगा ध्यान से, यहां लिखा है आपका जो प्रश्न है वो प्रश्न एक बार देख लो। आपका प्रश्न लिखा है भारत में कार्यपालिका अध्यक्ष कौन होता है। तो देखो ये लिख रखा, ये लिखा आपके सामने कार्यपालिका का अध्यक्ष, संघ की कार्यपालिका का अध्यक्ष, तो भी आंसर क्या आएगा? राष्ट्रपति। इसका मतलब आपका जो दूसरा क्वेश्चन है जो आपके सामने यहां दिखाई दे रहा है, इसमें देखो भारत में संघ की, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है, यानी हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव कौन होता है। तो याद रखना है हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव कौन होता है? प्रधानमंत्री जो होता है ना वो आदमी सरकार का, ये जो प्रधानमंत्री होता है ना ये होता है शासना अध्यक्ष। क्या होता है? शासना अध्यक्ष। या इस प्रधानमंत्री को हम एक नाम से और जान सकते हैं और इसको हम कहते हैं हेड ऑफ गवर्नमेंट, यानी ये आदमी सरकार का मुखिया होता है, ये सरकार का मुखिया होता है। जबकि इसमें कह रहा है भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है, तो भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति। ये याद रखना। और अभी मैंने आपको 2 मिनट पहले भी लिखाया था कि संघ की कार्यपालिका का अध्यक्ष, संघ की कार्यपालिका अध्यक्ष, और संघ की कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? तो याद रखना है आपको राष्ट्रपति। अच्छा प्रश्न ऐसा भी आ जाए विरोधी दल का नेता, लीडर ऑफ अपोजिशन, ये नहीं होता है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये भी नहीं होता है, ये भी आपको अच्छी तरह से याद रखना है। अच्छा यूं आ जाए राज्य सरकार की कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन है, यहां से प्रश्न आ जाए और इसमें लग जाए आगे राज्य सरकार, तो यदि राज्य सरकार आ गया ना तो अब आपका आंसर भी चेंज हो जाएगा, और राज्य सरकार आ जाता है तो अब आपका आंसर राष्ट्रपति नहीं, अब आपका आंसर क्या होगा? राज्यपाल होगा। तो ये याद रखना है। अच्छा संघ का नाम आ जाए तो राष्ट्रपति और राज्य का नाम आ जाए तो क्या आएगा? राज्यपाल। ऐसा आप थोड़ा सा याद रखना है। तो विरोधी दल का नेता, लीडर ऑफ अपोजिशन, इसका कोई संबंध नहीं है। भारत चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं, इसका सही आंसर जो है ना कार्यपालिका का अध्यक्ष। अच्छा और भी सुनिएगा, एक नामात्र कार्यपालिका आती है, एक वास्तविक कार्यपालिका आती है। अगर वास्तविक कार्यपालिका यहां लिखा होता, जैसे इस प्रश्न को हम थोड़ा सा चेंज कर देते, मैं यहां पे इस प्रश्न में लिख देता वास्तविक कार्यपालिका, और अब अगर मैं इसका प्रश्न करता ना भारत में वास्तविक कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन है, तो अब इसका आंसर हो जाता है प्रधानमंत्री। क्या हो जाता है? प्रधानमंत्री। लेकिन इसमें लिखा है केवल कार्यपालिका। अच्छा अगर वास्तविक ना देता और इस प्रश्न में यहां एक शब्द लिख देता नाम मात्र कार्यपालिका, तो भी याद रखना है इसका आंसर क्या होता? राष्ट्रपति होता। इसका मतलब भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है, भारत में नाममात्र कार्यपालिका अध्यक्ष भी राष्ट्रपति होता है, लेकिन वास्तविक कार्यपालिका अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। तो इसका सही आंसर क्या है? राष्ट्रपति। हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार से हम आपको बता रहे हैं, और वो देखिएगा जरा हम इसको थोड़ा सा चलते हैं, और वो क्वेश्चन है यहां पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये लिखा है, इसमें क्वेश्चन को देखिएगा ध्यान से एक बार। इसमें लिखा है भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो याद रखना है यदि आप मान लीजिए लोकसभा और राज्य विधानसभा का, यदि आप लोकसभा और विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हो तो आपको एज होनी चाहिए कितने साल? 25 वर्ष। कितने वर्ष होनी चाहिए? 25 वर्ष। अच्छा और सुनो, यदि आप राज्यसभा या याद रखना है विधान परिषद का चुनाव अगर आप लड़ रहे हो तो कितने वर्ष होनी चाहिए? 30 वर्ष। और यदि आप मान लीजिए किसका चुनाव लड़ रहे हो, ये देखो राष्ट्रपति लिखा हुआ है यहां, तो इसका मतलब इसमें राष्ट्रपति आ जाए, ये भी याद रखना है। इसके अलावा उपराष्ट्रपति आ जाए, ये भी आप मत भूलना, और इसी के अलावा कौन भी आ जाए? राज्यपाल। तो याद रखना है इन सारे लोगों की जो है योग्यता वो कितने वर्ष है? 33 वर्ष है। इसका मतलब 35 वर्ष में राष्ट्रपति आता है,
उपराष्ट्रपति आता है और कौन आता है, राज्यपाल। जबकि लोकसभा और विधानसभा का 25 वर्ष और राज्यसभा और विधान परिषद का 30 वर्ष और 40 वर्ष का कोई प्रावधान नहीं है। इसका मतलब प्रश्न है राष्ट्रपति का, भारत में राष्ट्रपति बनने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु होनी चाहिए, तो इसका सही आंसर है 35 वर्ष, क्योंकि आपको ये राष्ट्रपति दिखाई दे रहा है और राष्ट्रपति का क्या है 35 वर्ष और 40 वर्ष का किसी में कोई प्रावधान नहीं है। इसका मतलब आप इसको यूं भी समझ सकते हो कि राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा 25 वर्ष, राज्यसभा, विधान परिषद 30 वर्ष, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल कितने वर्ष, 35 वर्ष। ऐसा भी आ जाए तो याद रखना है अच्छी तरह। हम अगला क्वेश्चन करते हैं, जरा थोड़ा सा और देखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, तो यहां देखो इसमें क्वेश्चन में लिखा है भारत के संविधान के अनुसार अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन हमारा पहला व्यक्ति कौन होता है, भारत का प्रथम नागरिक है कौन होता है। तो याद रखना है भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है, आप इसमें से जवाब इसको दे सकते हो। अच्छा, इस जवाब को देने के लिए हम आपको एक बात पढ़ाते हैं, और कई बार हम पढ़ते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक भाग है और वो भाग है 2, और भाग 2 में कुछ आर्टिकल आते हैं, वो आर्टिकल आते हैं 5 से 11, और 5 से 11 का संबंध है जिसको हम बोलते हैं नागरिकता से, सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। और नागरिकता की प्रेरणा भारत ने एक देश से ली है और उस देश को हम कहते हैं ब्रिटेन। कौन से देश से ली है नागरिकता की प्रेरणा, भारत ने ब्रिटेन देश से ली है। और नागरिकता जो है ना, ये याद रखना है, और नागरिकता एक शब्द को दर्शाती है जिसको बोलते हैं गणतंत्र, या इसी की जगह एक शब्द आता है जिसको बोलते हैं गणराज्य। नागरिकता किसको दर्शाती है, गणराज्य को दर्शाती है। अच्छा और सुनो, भारत एक रिपब्लिक कंट्री है। कैसे, भारत का जो राष्ट्रपति होता है उसका एक निश्चित अवधि में चुनाव होता है, हर 5वें वर्ष चुनाव होता है, इसलिए भारत एक गणतंत्र देश है। इसका मतलब यहां जो गणतंत्र आपको दिखाई दे रहे हैं ना, इसका संबंध किसके साथ है, राष्ट्रपति के साथ। और यहां देखो नागरिकता, इसका मतलब भारत का प्रथम जो नागरिक होता है वो भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है, राष्ट्रपति। इसमें विकल्प देखिए, भारत के संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है, तो देश का प्रथम नागरिक होता है कौन, राष्ट्रपति, याद रखना है। और देश का दूसरा नागरिक होता है कौन, उपराष्ट्रपति, ये भी याद रखना है। तो नागरिकता गणराज्य को दर्शाती है, रिपब्लिक को दर्शाती है, और भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है, राष्ट्रपति। ये बात इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के भाग 2 में लिखी हुई है कि इंडिया का जो पहला व्यक्ति होता है, इंडिया का जो पहला नागरिक होता है वो कौन होता है, भारत का राष्ट्रपति। इस प्रकार से इस प्रश्न को आप आसानी से सोल्व कर सकते हो कि प्रथम नागरिक कौन होता है, तो इसका सही आंसर है राष्ट्रपति। ये आदमी प्रथम नागरिक होता है, याद रखना है। और उपराष्ट्रपति जो होता है वो कौन सा नागरिक होता है, द्वितीय नागरिक होता है। जैसे फिर राज्यपाल आ जाता है, फिर प्रधानमंत्री आ जाते हैं, इस प्रकार से बहुत सारे लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम, और अगला क्वेश्चन आता है हमारा, इधर आप देखिएगा, और वो क्वेश्चन आता है जिसको हमें आपके सामने रख रहे हैं, और वो क्वेश्चन है, रख लेते हैं हम ये वाला क्वेश्चन, जरा देखिएगा इसका। इसमें लिखा है भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है। महाभियोग जिसको हम बोलते हैं इम्पीचमेंट, ये भी समझिएगा। और याद रखना है किस देश से ली गई है, उससे पहले हम एक बात समझे। ये याद रखना है कि भारत में जो इम्पीचमेंट लगता है ना, वो याद रखना है प्रेसिडेंट, यानी जिसको आप राष्ट्रपति बोल रहे हो ना, इस राष्ट्रपति पर ही क्या लगता है, महाभियोग लगता है। अच्छा, राष्ट्रपति पर महाभियोग क्यों लगता है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट बात है। और महाभियोग का प्रावधान कौन से कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल में, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो पहले आप देखिएगा, महाभियोग का जो प्रावधान है ना, वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक आर्टिकल है, और वो आर्टिकल है 61, और जिसमें महाभियोग की प्रोसेस दी गई है। अच्छा सुनो, महाभियोग के बारे में जिक्र जो चलता है वो अनुच्छेद 56 में भी चलता है, लेकिन अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति को महाभियोग से माध्यम से हटाया जाता है, लेकिन उस हटाने की प्रोसेस क्या होगी, उस हटाने की प्रक्रिया क्या होगी, और उस प्रक्रिया का आर्टिकल कौन से में है, 61 में। अच्छा, राष्ट्रपति को पर जो महाभियोग लगता है ना, वो राष्ट्रपति पे महाभियोग क्यों लगता है, पहले तो याद रखना है। और दूसरी बात यह है कि महाभियोग जो लगाती है ना, वो एक संस्था होती है, और उस संस्था को हम एक नाम से जानते हैं जिसको कहते हैं संसद। इसका मतलब राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाती है संसद। क्यों लगता है राष्ट्रपति को पर महाभियोग, जब वो आदमी कॉन्स्टिट्यूशन का वोलेंस करे, यानी संविधान का उल्लंघन करे, संविधान का अतिक्रमण करे, इसलिए उस आदमी के ऊपर क्या लगता है, महाभियोग। और सुनिएगा, महाभियोग की जो प्रक्रिया है ना, वो भारत ने एक देश से ली है, अमेरिका से। और याद रखना है, अमेरिका में भी महाभियोग एक ही व्यक्ति पर लगता है जिसको हम कहते हैं राष्ट्रपति। क्या कहते हैं, राष्ट्रपति। जैसे आपने देखा होगा 2020 में अमेरिका का एक राष्ट्रपति था, और उस राष्ट्रपति का नाम था डोनाल्ड ट्रंप।
क्या नाम था? डोनाल्ड ट्रंप। और इस डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर भी क्या लाया गया था? महाभियोग। तो आपकी नॉलेज के लिए एक बात बता देता हूं कि महाभियोग केवल राष्ट्रपति पर लगता है। अच्छा, आपको बहुत सारी बुकों में यह भी मिलेगा कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को महाभियोग के माध्यम से हटाया जाता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को महाभियोग के माध्यम से हटाया जाता है, मगर ऐसा सही नहीं। महाभियोग केवल और केवल किस पे लगता है? राष्ट्रपति पे। क्यों लगता है? जब वो संविधान का उल्लंघन कर दे। महाभियोग की प्रक्रिया का प्रावधान कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 61 में। महाभियोग कहां पे प्रोसेस चलती है? तो वो याद रखना है, कहां पे चलती है? संसद में चलती है। तो याद रखना है, महाभियोग की प्रक्रिया भारत ने किस देश के संविधान से ली है? तो वो लिए हमने किस देश से? अमेरिका से। अच्छा, सोवियत संघ रूस से देखें तो सोवियत संघ रूस से हमने जो लिए है ना, वो लिए हैं फंडामेंटल ड्यूटीज, जिसको हम क्या बोलते हैं? याद रखना है, मौलिक कर्तव्य। अगर ऐसा ही हम आप देखते हैं आयरलैंड से, तो इससे लिया है डीपीएसपी। डीपीएसपी बोले तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य की नीति निर्देशक तत्व, ये बात हमने वहां से ली है। अगर जापान की तरफ से बात करते हैं तो जापान की तरफ से हमने एक शब्द लिया है जिसको बोलते हैं गणतंत्र। कौन सा शब्द? गणतंत्र। और अमेरिका के सामने से हमने एक शब्द लिया है जिसको कहते हैं महाभियोग। ऐसा बहुत सारे प्रावधान है जो हमने अमेरिका से, अच्छा अमेरिका से हमने अकेला महाभियोग नहीं लिया, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे प्रोविजन जो हमने लिए हैं। ऐसे विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया हमने कहां से लिए? जापान से। इस प्रकार से बहुत सारे प्रोविजन है। तो महाभियोग की प्रक्रिया हमने किस देश से ली है? और वो देश से ली है अमेरिका से। इसका मतलब इसका सही आंसर क्या है? अमेरिका। चलिएगा हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ये मैं जैसे आपको अभी अभी जस्ट एक प्रश्न करा रहा था, और अभी अभी जिससे जस्ट पहले पढ़ा है कि महाभियोग, तो महाभियोग लगता है अनुच्छेद 61 में। महाभियोग की प्रक्रिया का जो प्रावधान है वो कौन से में? अनुच्छेद 61 में। इसमें देखो, इसमें लिखा है महाभियोग की प्रक्रिया, यानी इसको हटाने की क्या प्रोसेस है। अच्छा, अनुच्छेद 54 में क्या लिखा है वो देखो। अनुच्छेद 54 में लिखा है राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल, इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ प्रेसिडेंट। निर्वाचन मंडल का मतलब होता है राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं। जैसे राष्ट्रपति के चुनाव में आपने देखा होगा लोकसभा के मेंबर भाग लेते हैं, जैसे आपने देखा होगा राज्यसभा मेंबर भाग लेते हैं, और जैसे आपने देखा हो विधानसभा मेंबर भाग लेते हैं। यानी लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के सदस्य भाग लेते हैं। लेकिन इसके लिए एक शर्त भी है, और ये शर्त है कि ये सारे लोग कैसे भाग लेंगे? निर्वाचित भाग लेंगे। यानी इलेक्टेड मेंबर ही प्रेसिडेंट के चुनाव में भाग लेते हैं, नॉमिनेट मेंबर पार्टिसिपेट नहीं करते, ये भी याद रखना है। फिर उसके बाद अनुच्छेद 75। अनुच्छेद 75 की हमने थोड़ी देर पहले बात की थी कि इसका संबंध प्रधानमंत्री और उसकी मंत्री परिषद से है। ये भी आपको नहीं भूलना है, सारे आर्टिकल आपको अच्छी तरह से याद रखना है। उसके बाद में अनुच्छेद 62 लिखा है, ये भी याद रखना है। तो अनुच्छेद जो 62 है उसका संबंध भी राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति से ही है। ये राष्ट्रपति की किससे शक्ति से? राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति से ही है इसका संबंध। तो याद रखना है किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति की महाभियोग की प्रक्रिया लगती है, तो वो याद रखना है अनुच्छेद कौन सा है? 61। 54 में लिखा है निर्वाचन मंडल, 61 में महाभियोग की प्रोसेस, 75 में प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद कार्य, और अनुच्छेद 62 में लिखा है प्रेसिडेंट की कार्यपालिका शक्ति से संबंधित है कार्य। चलो हम आगे और चलते हैं थोड़ा सा। तो जैसे मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था, ये देखिएगा प्रश्न, इसमें लिखा है कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग नहीं लेता है। तो मैंने अभी 2 मिनट पहले बताया था कि राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा सदस्य भाग लेते हैं, राष्ट्रपति के चुनाव में विधानसभा, राज्यसभा सदस्य भाग लेते हैं, राष्ट्रपति के चुनाव में विधान परिषद सदस्य भाग लेते हैं, लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। कौन कौन भाग लेते हैं? याद रखना है, लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा। अच्छा, ये जो वर्णन मैं आपके सामने बता रहा हूं ना, ये मैंने अभी अभी 2 मिनट पहले फिर बताया था, आपको फिर बता देता हूं कि ये सारे लोग कैसे होने चाहिए? निर्वाचित होने चाहिए, इलेक्टेड होने चाहिए। और ये बात इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के एक आर्टिकल में लिखी हुई है, और वो आर्टिकल लिखा हुआ है 54, और जिसमें लिखा है हमने भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल। क्या लिखा है? निर्वाचन मंडल, कि कौन कौन व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, कौन कौन इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ प्रेसिडेंट की इलेक्शन भाग लेते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा। लेकिन विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते। अच्छा, और देखो, ये बात तो हो गई किसकी? भारत के राष्ट्रपति की। लेकिन यदि प्रश्न आ जाए आपके सामने, और प्रश्न आ जाए कि भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है, यदि प्रश्न आ जाए कि भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है, तो याद रखना है इसमें तो राष्ट्रपति के चुनाव में 3 संस्थाएं भाग रही हैं, लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा। मगर जब उपराष्ट्रपति का चुनाव आएगा तो याद रखना इसमें लोकसभा के सदस्य भाग लेते हैं और इसमें राज्यसभा के सदस्य भाग लेते हैं।
इसका मतलब उपराष्ट्रपति के चुनाव में विधानसभा और विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते। तो राष्ट्रपति में 3 संस्थाएं भाग लेती है और उपराष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा भाग लेती है, विधानसभा उसमें भाग नहीं लेती। ये भी याद रखना है। अच्छा सुनो, यहां हमने एक बात नोट की है कि राष्ट्रपति के चुनाव में इलेक्टेड मेंबर ही भाग लेते हैं, राष्ट्रपति के चुनाव में इलेक्टेड मेंबर भाग लेते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में सभी सदस्य भाग लेते हैं। सभी सदस्य मतलब वो इलेक्टेड मेंबर भी हो सकते हैं और वो नॉमिनेटेड मेंबर भी हो सकते हैं, वो निर्वाचित भी हो सकते हैं और वो मनोनीत भी हो सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन आपके सामने देखिएगा, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं तो हमारे सामने अगला प्रश्न है, ये देखिएगा ध्यान से। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव का निर्णय कौन करता है? यानी अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव का निर्णय कौन करता है, इसमें यह प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव का निर्णय कौन करता है। कौन करता है इसका मतलब, यदि मान लीजिए राष्ट्रपति के चुनाव में डिबेट हो जाता है, कोई विवाद हो जाता है, तो राष्ट्रपति के चुनाव का जो फैसला होगा वो अंतिम कौन फैसला करेगा। तो उसके लिए हम एक आर्टिकल देखते हैं और वो आर्टिकल देखते हैं, वो आर्टिकल है 71, अनुच्छेद 71 है। अनुच्छेद 71 आर्टिकल क्या कहता है? यह कहता है कि मान लीजिए एक प्रेसिडेंट है और एक उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट है। मान लीजिए यदि इन दोनों के चुनाव में क्या हो गया, विवाद हो गया, बताइए इन दोनों के चुनाव में विवाद हो गया, तो अब इसका अंतिम फैसला कौन देगा? तो यहां लिखा है सर्वोच्च न्यायालय, मंत्रिपरिषद, संसद, लोकसभा और राज्यसभा। तो याद रखना ये भी इसका आंसर नहीं आएगा, क्योंकि लोकसभा राज्यसभा के सदस्य मतलब संसद, संसद उनका फैसला नहीं करती, अकेली संसद भी उसका फैसला नहीं करती है, मंत्रिपरिषद भी इसका फैसला नहीं करती है। इसका मतलब इसका सही आंसर है सर्वोच्च न्यायालय और इसका सही आंसर है सुप्रीम कोर्ट। इसका मतलब ये पूरी बात क्या बन रही है कि यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में विवाद हो जाता है कोई कारणवश से, तो उसका अंतिम फैसला और सर्वमान्य जो फैसला होता है वो होता है सुप्रीम कोर्ट का, और सुप्रीम कोर्ट का फैसला ही मान्य होगा। दूसरी बात और देखो, यदि आपसे प्रश्न ये आ जाए ना, अगला प्रश्न और समझो कि यदि ये प्रश्न आ जाए कि राष्ट्रपति का चुनाव कराता कौन है, कौन कराता है राष्ट्रपति का चुनाव? तो राष्ट्रपति का चुनाव कराता है केंद्रीय निर्वाचन आयोग, सेंट्रल इलेक्शन कमीशन भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कराता है। तो इसके लिए भी याद रखना है, अगर आपसे कोई पूछे कौन चुनाव कराता है तो याद रखना है केंद्रीय निर्वाचन आयोग। ये भी आप अच्छी तरह याद रखना है, केंद्रीय निर्वाचन आयोग चुनाव कराता है, मगर उसका फैसला विवाद हो जाता है तो उसका फैसला करता है सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय, जिसको आप उच्चतम न्यायालय भी कह देते हो, जो भारत का सबसे बड़ा और अंतिम कोर्ट है। उसके बाद में भारत में कोई कोर्ट नहीं है। अगली बात और सुनेगा, राष्ट्रपति के चुनाव कराता है केंद्रीय निर्वाचन आयोग, राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद हो जाता है तो उसका फैसला कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट। तो ये आपके सामने प्रश्न लिखा है कि राष्ट्रपति के चुनाव का निर्णय कौन करता है, तो इसका सही आंसर है, याद रखना है कौन? सुप्रीम कोर्ट। हम जरा एक प्रश्न आगे और देखते हैं, तो जरा देखिएगा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारे सामने है लिखा हुआ ये प्रश्न, आइएगा इसमें क्या लिखा है वो आप देखो। ये कह रहा है राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। ये पहले इस प्रश्न को समझो कि प्रश्न की प्रकृति क्या है। अगर इस प्रश्न में राज्यसभा आता ना तो प्रश्न बदल ही जाता, आंसर ही बदल जाता। पहले तो यहां देखो कि ये क्या कहना चाह रहा है। ये कह रहा है लोकसभा, लोकसभा मतलब एक कैसा सदन है? अस्थायी सदन है। ये भी आप इसे नोट कीजिएगा, कैसा सदन है? अस्थायी। अस्थायी एक तो होता है परमानेंट हाउस और एक होता है अस्थायी हाउस। ये स्थायी हाउस और एक अस्थायी। अच्छा, जो स्थायी हाउस होता है ना वो राज्यसभा होती है, और राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जा सकता। हमेशा जो भंग किया जाता है ना वो याद रखना है किसको? लोकसभा को। इसका मतलब ये समझो कि लोकसभा का कार्यकाल आमतौर पे कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का। लेकिन यदि याद रखना है राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है, बिल्कुल भंग कर सकता है। कितने वर्ष से पहले भंग कर सकता है? तो याद रखना है 5 वर्ष से पहले उसे भंग कर सकता है। लेकिन ये कहना चाह रहा है कि किसकी सलाह पर? तो लोकसभा अध्यक्ष की सलाह पर नहीं, उपराष्ट्रपति की सलाह पर नहीं, प्रधानमंत्री की सलाह पर। ये इसका सही आंसर है, ये याद रखना है, ये इसका सही आंसर। ये आदमी भंग कर सकता है और ये भंग करेगा किसकी सलाह पर? प्रधानमंत्री की सलाह पर या प्रधानमंत्री के परामर्श पर। इसका मतलब आप समझे कि यदि प्रश्न ये आ जाए कि लोकसभा को भंग कौन करवाता है, तो याद रखना है प्रधानमंत्री, प्रेसिडेंट। लोकसभा को भंग कौन करता है? राष्ट्रपति। अच्छा, और भी देखो ये बात इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल में लिखी हुई है कि भैया ये भंग कर सकता है? तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल है 85, और जिसमें लिखा हुआ है कि हमारा जो राष्ट्रपति है वो प्रधानमंत्री की सलाह पर, किसकी सलाह पर?
प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा को समय से पूर्व, अच्छा समय से पूर्व का मतलब समझ रहे हो? समय से पूर्व का मतलब होता है 5 वर्ष से पहले ये आदमी लोकसभा को क्या कर सकता है? भंग कर सकता है। इसका मतलब लोकसभा को भंग करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है, लेकिन राष्ट्रपति की स्वयं विवेक शक्ति नहीं है। ये राष्ट्रपति तभी करेगा जब उसे कौन कहेगा? प्रधानमंत्री। तो इसका सही आंसर है, याद रखना है, प्रधानमंत्री। और ये बात इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के एक आर्टिकल में लिखी है 85 में, कि याद रखना है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा को समय से पहले भंग कर सकता है। और ऐसा भारत में अनेक बार हुआ है जब किसी प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति को कहकर लोकसभा को क्या कराया है? भंग कराया। चलिएगा हम इससे आगे क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट एक बार इसको ऑप्शन, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर नहीं, लोकसभा अध्यक्ष की सलाह पर नहीं, उपराष्ट्रपति की सलाह पर नहीं। इसका सही आंसर है प्रधानमंत्री की सलाह पर। क्यों प्रधानमंत्री की सलाह पर? क्योंकि हेड ऑफ गवर्नमेंट जो होता है ना वो प्रधानमंत्री होता है। हेड ऑफ गवर्नमेंट मतलब शासन का अध्यक्ष, सरकार चलाने वाला व्यक्ति कौन होता है? प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री की सलाह पर ही क्या किया जाएगा? भंग किया जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, तो उसको हम इस क्वेश्चन को यहां पे देखते हैं, जरा देखिए। ये कहना चाह रहा है कि राष्ट्रपति देश के लिए वैसा ही है जैसा राज्य में कौन होगा, जैसा राज्य में कौन होगा। चलो एक बार देख लेते हैं। तो हम इस प्रकार से देखते हैं इसको दो टाइप में, दो अलग अलग भागों में बांटते हैं। हमने ऊपर लिख दिया कार्यपालिका। क्या लिख दिया? कार्यपालिका। अब मैं आपके सामने कार्यपालिका लिख रहा हूं, लेकिन मैंने ये नहीं लिखा है कि वो संघ की कार्यपालिका है कि राज्य कार्यपालिका, तो वो हम यहां लिखते हैं। हमने यहां पे लिखा संघ की कार्यपालिका, संघ की कार्यपालिका, और यहां हमने लिख दिया राज्य की कार्यपालिका। कौन सी? राज्य की कार्यपालिका, ऐसा हमने लिख दिया। तो संघ की कार्यपालिका का जो मुखिया होता है ना, वो तो होता है राष्ट्रपति। कौन होता है? राष्ट्रपति। और राज्य की कार्यपालिका का जो मुखिया होता है वो कौन होता है? राज्यपाल। आपको एक बात और याद रखनी है, केंद्र में जैसे राष्ट्रपति है वैसे ही हर राज्य में क्या होता है? राज्यपाल। अच्छा और सुनो, जैसे केंद्र में काम करता है प्रधानमंत्री, वैसे ही हर राज्य में काम करता है कौन? सीएम। प्रधानमंत्री और सीएम जो दोनों है ना, ये वास्तविक कार्यपालिका के अध्यक्ष हैं। कैसे कार्यपालिका के? वास्तविक कार्यपालिका अध्यक्ष हैं ये दोनों। कैसे अध्यक्ष? वास्तविक कार्यपालिका अध्यक्ष है। लेकिन यदि मैं इन दोनों की बात करता हूं, कौन कौन? राष्ट्रपति और राज्यपाल, इन दोनों के लिए एक प्रश्न बनता है नाम मात्र कार्यपालिका अध्यक्ष। कैसा कार्यपालिका अध्यक्ष? नाम मात्र कार्यपालिका अध्यक्ष। तो ये बात भी आपको अच्छी तरह से याद रखनी है। इसका मतलब ये प्रश्न कह रहना चाह रहा है कि देश में जैसे राष्ट्रपति होता है वैसे ही राज्यों में कौन होगा? तो भैया मुख्यमंत्री तो प्रधानमंत्री की तरह हो सकता है, ये तो आता ही नहीं। अच्छा रक्षा मंत्री जो लेफ्टिनेंट होता है उसका भी कोई संबंध नहीं है। और इसका सही आंसर क्या है? राज्यपाल। इसका मतलब यहां जो ऑप्शन भरा जाएगा वो क्या है? राज्यपाल। कहे कि देश, राष्ट्रपति देश के लिए वैसे ही होता है जैसे राज्यपाल राज्य के प्रति होता है। ये दोनों वास्तविक कार्यपालिका के अध्यक्ष होते हैं, और ये दोनों कैसे होते हैं? नाममात्र कार्यपालिका के अध्यक्ष होते हैं। जरा हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, तो उसे ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, यहां देखिएगा, अगली लाइन इधर देखिएगा। इसमें लिखा है, प्रश्न को आप देखिएगा, राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति किसकी सलाह पर करता है? तो पहले हम देखते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक भाग है और उस भाग को कहते हैं भाग 6। और भाग 6 में कुछ आर्टिकल आते हैं, जैसे हमने आर्टिकल पढ़े 152 से और 237 तक। ये पूरा जो भाग है ना, ये भाग कौन सा है? भाग 6। और इस भाग 6 को यदि हम आपको बताएं ना, तो हम इसको अलग अलग 3 भागों में बांट सकते हैं। तो जरा एक बार इसको देख लीजिएगा, अलग अलग कौन से 3 भाग हैं। हम इसको सबसे पहले एक भाग में बांटते हैं जिसको बोलते हैं कार्यपालिका। क्या पढ़ा है? ताकि आपका प्रश्न आसानी से सोल्व हो सके। और दूसरा हमने पढ़ा है व्यवस्थापिका, आप इसे ध्यान से देखिएगा। और तीसरी जो बात हम पढ़ रहे हैं वो हम पढ़ रहे हैं न्यायपालिका, जिसको आप जुडिशियरी बोल देते हो। ये है एग्जीक्यूटिव, ये लेजिस्लेचर, ये जुडिशियरी। इसको समझो आप ध्यान से। अच्छा कार्यपालिका के जो आर्टिकल है ना, उसको आप ध्यान से, मैं अलग अलग 2 भागों में बांट रहा हूं। ये आर्टिकल जो चल रहे हैं वो चल रहे हैं 152 से और 167 तक। यानी 152 से और 167 तक जो आर्टिकल है वो कार्यपालिका के, जबकि पूरे आर्टिकल 152 से 237 तक पहुंचाने में। और दूसरा हम व्यवस्थापिका।
व्यवस्थापिका में आर्टिकल शुरू होते हैं 168 से और 213 तक। 213 जिसमें लिखा है राज्यपाल का अध्यादेश। फिर उसके बाद में न्यायपालिका जब हमारी शुरू होती है तो वो आर्टिकल शुरू होते हैं 214 से और 237 तक, और हमने आर्टिकल शुरू भी किए 152 से 237 तक। ये 152 लिखा है और ये 237। मगर इसमें देखिए, इसमें इसके बीच में एक आर्टिकल आता है यहां, और इसके बीच में एक आर्टिकल आता है, वो आर्टिकल आता है 155, और 155 में ही राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान है। राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान है, ये भी याद रखना है आपको अच्छी तरह से। अच्छा, ये बात तो आपको पता ही चल गया कि राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान हम आपको बता रहे हैं, वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक आर्टिकल है 155। 155 में राज्यपाल की नियुक्ति आप देख रहे हो कौन कर रहा है? राष्ट्रपति। ये बात तो इसका मतलब राष्ट्रपति नियुक्ति तो कर रहा है, लेकिन वो किसकी सलाह पे करता है? क्या राष्ट्रपति का स्वयं विवेक की शक्ति है क्या? नहीं, भारत के राष्ट्रपति के पास कोई स्वयं विवेक की शक्ति नहीं है। ये व्यक्ति जिसकी सलाह पर करता है वो देखेगा। मुख्यमंत्री की सलाह पर करता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये व्यक्ति उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर करता है? नहीं करता है, याद रखना है। ये व्यक्ति चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की सलाह पर करता है? नहीं करता है। ये व्यक्ति किसकी सलाह पर करता है? प्रधानमंत्री। अच्छा, प्रधानमंत्री ऑप्शन ना आए ना तो इसकी जगह एक विकल्प और भी आ सकता है, जो भी आप याद रखना है। अच्छा, कभी प्रधानमंत्री ना आए तो इसकी जगह एक विकल्प लिखा आ सकता है, और वो लिखा आ सकता है केंद्र सरकार। कौन सी सरकार? केंद्र सरकार। तो याद रखना है आपको, ऐसा विकल्प आ जाए तो ये भी क्या है? सही है, क्योंकि केंद्र सरकार का मुखिया प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री की सलाह पर ही राष्ट्रपति किस व्यक्ति की नियुक्ति करता है? राज्यपाल की। और राज्यपाल की नियुक्ति अनुच्छेद कौन से के तहत करता है? 155 के तहत। राज्यपाल आता किसमें है? तो याद रखना है, राज्यपाल किसमें आता है? कार्यपालिका में आता है। ये भी याद रखना है। चलते हैं हम नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने ये देखिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है वो समझिएगा। इसमें कह रहा है कि भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति है? ऑर्डिनेंस, कौन से आर्टिकल के तहत भारत का प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस जारी करता है, अध्यादेश जारी करता है? तो जरा देखिए, इस पूरे प्रश्न में आप एक बात पकड़िए, और वो बात पकड़िए अध्यादेश। कौन सा अध्यादेश? अध्यादेश पकड़िए। अच्छा, इस पूरे प्रश्न में एक ही बात इंपॉर्टेंट है, अध्यादेश। अभी जरा इस अध्यादेश पे हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा, और फिर आप अनुस्वर तक पहुंच ही जाओगे। अध्यादेश। अच्छा, अध्यादेश जो है ना, वो दो अध्यादेश होते हैं, ये भी आप याद रखना है। एक अध्यादेश होता है प्रेसिडेंट का। प्रेसिडेंट मतलब राष्ट्रपति। ये देखो, ये लिखा है राष्ट्रपति का अध्यादेश। और एक अध्यादेश होता है गवर्नर का। गवर्नर बोले तो राज्यपाल का अध्यादेश होता है। राष्ट्रपति के अध्यादेश का प्रावधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक आर्टिकल है, और वो आर्टिकल है 123। ये तो है राष्ट्रपति का अध्यादेश। और उसके नीचे लिखा है राज्यपाल का अध्यादेश, और राज्यपाल का अध्यादेश है अनुच्छेद 213। अनुच्छेद 213। तो जरा आप देख लीजिएगा, राष्ट्रपति का अनुच्छेद 123, ये मैंने आपके सामने लिखा है कि इसके अध्यादेश का प्रावधान कौन से अनुच्छेद में? 123। ये आपके सामने इसका सही आंसर है। किसका? अच्छा, एक बात और सोचो, मान लीजिए प्रश्न में राष्ट्रपति नहीं आए। एक बार सपोज करो आप, प्रश्न में राष्ट्रपति नहीं आया और इसकी जगह आ गया राज्यपाल, कि राज्यपाल का अध्यादेश। किसका अध्यादेश? राज्यपाल का। तो आपको इनमें से एक विकल्प बदलना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए एक विकल्प और आएगा, और वो विकल्प हम दे देते हैं अगला, और वो आर्टिकल आएगा 213। तो अब इसका आंसर करना है 213, और राष्ट्रपति का अध्यादेश आ जाएगा, तो आंसर करना है 123। अच्छा, अनुच्छेद 74 में क्या लिखा है? अनुच्छेद 74 में मैं आपको अभी बता चुका हूं 2 मिनट पहले, कि इसमें प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद के बारे में लिखा है, उनकी नियुक्ति, उनका कार्यकाल, वेतन, शक्तियां, मंत्रियों की संख्या, बहुत सारी बातें इसमें लिखी हुई, जिसके ऊपर हम बात करें। अनुच्छेद 78 क्या लिखा हुआ है? अनुच्छेद 78 में लिखना है प्रधानमंत्री के कार्य, यानी हमारे प्रधानमंत्री के क्या क्या कार्य है, वो लिखा है अनुच्छेद 78 में। अनुच्छेद 124(2) और अनुच्छेद 102(24) का संबंध है सुप्रीम कोर्ट से, जबकि हमारा प्रश्न क्या कह रहा है? अध्यादेश। तो अध्यादेश का सही आंसर है अनुच्छेद 123। लेकिन अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति का ऑर्डिनेंस है, और गवर्नर का ऑर्डिनेंस आ जाएगा, तो याद रखना है अनुच्छेद 213। ये हमारा प्रश्न आप याद रखना। अगर संविधान में निम्नलिखित में से राष्ट्रपति आ जाता है तो अध्यादेश 123, और राज्यपाल आ जाता है तो अनुच्छेद 213। ये आपका प्रश्न है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, तो जरा देखिएगा, यहां से आ जाएगा। इस प्रश्न को हम देखते हैं। पहले, हर प्रश्न में कोई एक विशेष बात होती है, और वही विशेष बात आपको पकड़नी है। तो
तो जरा हम इस प्रश्न में देखते हैं। इसमें लिखा है किस विधि के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से, किस विधि के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको है? किसी विधि के प्रश्न पर, यानी कौन ऐसा व्यक्ति है जो राष्ट्रपति से, जो सर्वोच्च न्यायालय से क्या लेता है? सलाह लेता है, परामर्श लेता है। तो कौन ऐसा व्यक्ति है जो राष्ट्रपति से, जो सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लेता है? तो इसका एक आर्टिकल हम आपको पढ़ाते हैं, वो देखिएगा। इसमें एक आर्टिकल लिखा है 143 143। इसमें एक लाइन लिखी हुई है, और वो लाइन क्या लिखी है वो देखो। इसमें लिखी हुई है सुप्रीम कोर्ट का क्षेत्राधिकार, ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का क्षेत्राधिकार लिखा है इसमें अनुच्छेद 143 में। और इसमें क्या लिखा हुआ है ध्यान से सुनेगा। इसमें बात आपको पकड़नी है किसकी? सलाह की। ये देखो इस प्रश्न में सलाह उठा लो या परामर्श उठा लो, हर प्रश्न में एक शब्द उठाना है आपको, चाहे सलाह उठाओ चाहे परामर्श उठाओ। अच्छा, अनुच्छेद 143 क्या कहता है? सुप्रीम कोर्ट का क्षेत्राधिकार, ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। इसमें हम ऐसा करते हैं, सलाह दो लोगों को लेते हैं हम, दो संस्थाएं। एक तो है सुप्रीम कोर्ट, ये देखिएगा आपके सामने ये लिखा हुआ है सर्वोच्च न्यायालय, और दूसरा लिखा हुआ है राष्ट्रपति। क्या लिखा हुआ है? राष्ट्रपति। लेकिन राष्ट्रपति आपको इनमें से देखना है, याद रखना है कौन है जो सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको है। तो सुनो, हमेशा याद रखना है एक बात कि सलाह लेने का काम हमेशा राष्ट्रपति करता है। ये बात बिल्कुल जहन में दिखाना कि हमेशा सुप्रीम कोर्ट से सलाह कौन लेता है? राष्ट्रपति। और हमेशा आपको सलाह देने का जो काम करता है ना, वो कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट। अब आ जाओ यहां, किसी विधि के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसके पास है? उपरोक्त में से ये गलत है। किसी भी उच्च न्यायालय को, ये भी ठीक नहीं है। प्रधानमंत्री को, ये भी ठीक नहीं है। इसका सही आंसर है कौन सा? राष्ट्रपति। कि भारत का राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से सलाह देता है। मैंने आपको 2 मिनट पहले बताया कि सर्वोच्च न्यायालय से सलाह कौन लेता है? राष्ट्रपति। और हमेशा सलाह देने का काम कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट करता है। चलिए, थैंक यू, फिर मिलेंगे।